नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी और आरजेडी नेता तेज प्रताप ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए किया गया पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। इस हमले में भारतीय वायुसेना के एक जवान की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार की टिप्पणी से विवाद पैदा हो गया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व से इस बयान से सैनिकों का अपमान करने के लिए देशवासियों से माफी मांगने को कहा है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। जवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि ये फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और आज एक और ऐसा घटिया बयान ये तो दिया ही, इसके अलावा 26/11 के हमले पर जिस तरह का बयान महाराष्ट्र से आया है, एक और निंदा करने वाला है। माफी उनको मांगनी चाहिए। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? हमारी सेना को परमाणु हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करेगी? भारत को कमजोर करने की बात करेगी? जाति और क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का काम कांग्रेस करेगी? और यही नहीं, कांग्रेस तो अब ये भी मन बना रही है, और मैं 8 दिन से कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि देश को हल्फनामा देकर बताएं कि क्या स्त्री धन सुरक्षित है, रहेगा कि नहीं रहेगा अगर उनकी सरकार आएगी तो। उन्होंने कहा है कि वो एक सर्वेक्षण करवाएंगे, आपके परिवार में कितनी संपत्ति है, आपके कितनी संपत्ति है, आपके कितने गहने क्या संपत्ति है, तो बताएं क्या बहनों के मंगलसूत्र गहने सब गिने जाएंगे? क्या उनकी कान की बालियां और सारे सेट गिने जाएंगे? उनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी पंजाब में भी, किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जो सैनिक देश के लिए शहादत देते हैं, जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के देश के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अपनी जान न्योछावर की है, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि ये एक स्टंटबाजी है, मैं समझता हूं कि ये पूरी सेना का
पूरे राष्ट्र का और हमारे हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है जो साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। तो मैं कड़े शब्दों में उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उनको अपने इस बयान के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यालय के बाहर खड़ी दर्जनों वाहनों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। हमलावर शराब के नशे में थे और मौके पर हंगामा करते रहे। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। घटना गौरीगंज थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वो दफ्तर के अंदर मौजूद थे। जब बाहर तोड़फोड़ की आवाज सुनी तो अराजक तत्वों को मौके से दौड़ा दिया। फिलहाल हमलावर फरार हो गए हैं। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी ली। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आप उसको देख लीजिए कैसे, लेकिन ये चीजें आप लोगों की मौजूदगी में अगर होगा तो कहीं पर तो लगा होगा कैमरा होगा, हमें कोई नहीं आता। ज्यादा जानकारी के साथ संजय यादव हमारे संवाददाता अमेठी से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ हुई है, जानकारी दीजिए। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये घटना जो है वो कांग्रेस मुख्यालय गौरीगंज की है, जहां कल रात्रि 11 बजे की बताई जा रही है। और ये घटना जो है कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों को तोड़ने का मामला है। वहीं 2 लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उस पर आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पर तोड़फोड़ किए हैं। और ऐसा करते हुए जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान भी भारी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चालू हो गया। और कहीं ना कहीं कल वाली जो घटना है वो घटना रात्रि 11 बजे की बताई जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लोग शराब के नशे में थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से कोतवाली गौरीगंज में शिकायत की गई, जिसके बाद सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो देखना यह होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी है। अब देखना यह होगा कि आगे जो पुलिस की जांच में क्या साक्ष्य मिलता है, क्या सबूत मिलता है। संजय, जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जब घटना हुई तब हम दफ्तर के अंदर मौजूद थे, और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? कार्रवाई कितने आगे तक बढ़ी है? क्या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं आसपास की जगहों के? आपको बता दें कि उसमें जो कांग्रेस पार्टी की गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, और जो आम जनता की जो गाड़ी थी, जो दुकानदार थे, उनकी भी जो 4 व्हीलर गाड़ियां थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो पुलिस जो है वो वहां के जो चौराहे की बात है, क्योंकि वो कंजेस्टेड चौराहा है, बिल्कुल मुख्यालय का मामला है, तो ऐसे में तमाम जो दुकानदार हैं उनके दुकानों के सामने सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसको पुलिस खंगाल रही है और जांच ये कर रही है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो रात्रि को इस तरीके की जो शरारती तत्व हैं जिन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। तो पुलिस पूरी तत्परता के साथ वहीं मौके पर पहुंचे। वहां गौरीगंज के सीओ जो है वो भी मयंक द्विवेदी जी, वो भी जांच पड़ताल में। और इस समय जो कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी है वो लगातार जांच पड़ताल में जुटे हैं। जी संजय, इससे पहले जब स्मृति ईरानी ने जिस दिन नामांकन किया था उस दिन भी कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली थी। अब इसके बाद कल ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कैसे देखा जाए? तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हम बता दें कि दोनों पार्टियां जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं, क्योंकि 3 तारीख को केएल शर्मा जो है वो अमेठी से अपना नामांकन किए थे। वहीं 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी भी अपना नामांकन कर चुकी है। अब ऐसे में देखा जाए जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी है, वो जगह जगह कैंपिंग कर रहे हैं, जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आने वाला जो दौर है, ये आगे और भी तमाम चीज की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक दूसरे से लगातार जो है वो
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो ये कम टाइम बचा है अमेठी में चुनाव में, क्योंकि 5वें चरण को 20 मई को मतदान होना है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, दोनों जो है वो लगातार यहाँ पर सशक्त पार्टियां हैं, दोनों लगातार मेहनत कर रही हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से ये दोनों पार्टियां अपने दमखम को दिखाती हैं अमेठी में। जी ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला निकालकर उसमें सपा का झंडा लगाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर देवरिया जिले में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने भारी आक्रोश दिखाया। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में क्षत्रिय समाज के लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई। सबका फोटो क्षत्रिय समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मूर्ति तोड़ा गया है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जब तक ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, एफआईआर नहीं किया जाएगा, और जब तक वो माफी नहीं मांगे अखिलेश यादव, तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। ये मैनपुरी का है, जहाँ पे मूर्ति तोड़ के और भाले के जगह पे सपा का झंडा लगाया गया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उनके भाले को निकाल लिया गया, उसमें झंडा सपा का लगा दिया गया और योगी जी के बारे में तमाम उल्टी सीधी बात की गई। अरे आप बताइए, चुनाव चल रहा है, महाराणा प्रताप को यह देश भुला देगा? महाराणा प्रताप किस तरह लड़ाई लड़े थे, क्या क्या किए थे, जो इतिहास में हमको पढ़ाया जाएगा ये सब? इतनी आप बताइए, घास की रोटी खा के मुगलों से लड़े थे। इतिहास, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। हमारे धैर्य की कोई परीक्षा न ले। वो हमारे भगवान हैं, हर घर में उनकी पूजा हो रही है। 9 तारीख को हर घर में उनकी तस्वीर रख के हर क्षत्रिय समाज में, हर परिवार में पूजा होगा। इतना गुंडई, यह गुंडई चलने नहीं दिया जाएगा। अरे वो जितने गुंडे थे उनको जेल में डाला जाए, उन पे एफआईआर हो, और नहीं होगा तो क्षत्रिय समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अखिलेश की गुंडागर्दी नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देवरिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाले को हटाकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया, जिसके बाद क्षत्रिय महासभा के लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर इस चीज का विरोध किया, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी किया और साफ तौर पर कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला निकालकर उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगाने का मामला सामने आया है। अखिलेश की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो हमसे टकराएगा बालेंदु मणि त्रिपाठी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बालेंदु, अगर बात की जाए जिस तरह से मैनपुरी जिले से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला निकालकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बता दें कि ये जो मैनपुरी में रोड शो का कार्यक्रम था, डिम्पल यादव के प्रचार में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए थे, जिसके बाद से ये सपा के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया कि महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला निकाल करके सपा का झंडा लगाया। वहीं इस बात को लेकर के देवरिया जनपद में भी भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और इनका कहना है कि सपा की गुंडई पहले की तरह फिर अगर ये आ जाते हैं तो चालू हो जाएगी। जी बालेंदु, जिस तरह से क्षत्रिय समाज के लोग जो है काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, डीएम कार्यालय पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है, साथ ही ये भी कहा है कि जब तक सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह से देखें इसे, कितनी मुश्किलें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ते हुए? ये बता दें कि ये जब तक अखिलेश यादव से माफी मांगने की जो बात चल रही है, यदि अखिलेश यादव क्षत्रिय समाज से या ये जो महाराणा प्रताप के महापुरुष की मूर्ति का अपमान हुआ है, इस पे अगर अपना कोई वीडियो जारी कर दे माफीनामा के तौर पे, तो हो सकता है कि यह मामला शांत हो सकता है। परंतु वहीं सपा के कार्यकर्ताओं को 90 लोग पे अज्ञात दर्ज किया गया है मैनपुरी में मुकदमा,
और कार्रवाई में जुट सीईओ बताए हैं कि इन पे सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, वीडियो मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बालिंदु, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं संभल लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस और प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव वाले दिन पुलिस प्रशासन उनके लोगों पर कार्रवाई कर सकता है। यही नहीं, मतदान वाले दिन चुनाव को प्रभावित करने के आरोप में उनके एजेंट और वोटर को गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। जिले के विभिन्न थानों में एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई। उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पर बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं। उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर लिख दिए जाएंगे। कर रही है, बोगस कार्ड है। देखिए, थाना प्रभारी वगैरह तमाम इसमें बोगस तो चुनाव प्रभावित करने का यहां पर आरोप संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने लगाया है। प्रशासन पर कई गंभीर आरोप उन्होंने इस दौरान लगाए। ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ संभल से लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से संभल से प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए रिया जी, हम आपको जरूर जब तक तीसरे चरण में चुनाव होना, जो 7 तारीख को मतदान होना, यहाँ पर जो है ये रहमान बर्क जो है कल डीएम से और मिले थे और मिलने के बाद में उन्होंने ये लगाया है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें उठाया जा रहा है और कहीं मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद से उठाया जा रहा है, कहीं घर से आ रहे हैं तो घर से, कहीं शादी में आ रहे हैं तो शादी में उठाया जा रहा है। 400 लोगों को अब तक पुलिस यहाँ पे उठा चुकी है और उनके खिलाफ 154 में कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जो है हमारा ये चुनाव है उसमें जो है एक तरफ चुनाव कराना चाहते हैं ये लोग, और जो जिस तरीके से बात की जाए तो चुनाव में जिस तरीके से जो हमारे लोगों को उठाया जा रहा है तो हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं जो बूथ पर से जो है लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए चुनाव उठाया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं जो है हमारे जो बूथ पर जो लोग जाएंगे उन्हें धमकाया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से शहर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार वालों को उठा लिया जाएगा। जी सतीश, जिस तरह से, क्योंकि कल ही संभल में जो है चुनाव भी होना है, ऐसे में जो संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो जो आरोप पुलिस प्रशासन पर लगा रहे हैं, कितनी सत्यता उनके आरोपों में, और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं क्या कुछ उसको लेकर एक्शन भी देखने को मिलेगा? देखिए, हम बताते हैं, उन्होंने जो है डीएम साहब से मिले थे कल आने के बाद में और ऐसे ही मिले थे और मिलने के बाद में आश्वासन दिया है कि अभी वो लोगों को नहीं उठाया जाएगा। 400 लोग जो है उनको क्रिमिनल बताए गए हैं। कुछ को लिए बताया गया है कि जो है उनका आरोप है जिया रहमान का कि उनका कोई उनके कभी खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, उन्हें दिखाया गया है। तो इन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। लखनऊ में जाके भी इन्होंने शिकायत की बात की गई है, यहाँ चुनाव आयोग से भी बात की जा रही है कि हमारे लोगों को शिकायत उठाया जा रहा है, आगे जो है चुनाव में नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ज्यादा नहीं, लेकिन सतीश आखिर क्या वजह बताकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी हम बताना, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन में बात की गई है तो उन लोगों के खिलाफ कमन का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है। उनसे जो है कभी जो है कुछ लोग उनमें क्रिमिनल भी हैं, कुछ लोगों के नाम पहले से आ चुके हैं, कुछ लोग एनआरसी और सीए में जो नाम आए हुए थे उन लोगों को उठाया गया है जिससे कोई दंगा या प्रसाद ना हो सके। उन्हें 151 में मुद्दत कर दिया गया, उन्हें चेतावनी दी गई है कि आगे कोई भी ऐसे मुद्दा ना बने, आप शांतिपूर्ण यहाँ पर जो है चुनाव किया जाए, क्योंकि डीएम मंसल उन्होंने जो है बहुत साधारण तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं, कोई बर्बाद नहीं कराना चाहते, क्योंकि सभी को समझा रहे हैं कि बहुत साधारण तरीके से चुनाव हो, इसलिए उनको समझाया जा रहा है। उन लोगों को उठाया गया, 151 का मुकदमा दर्ज करके उन्हें छोड़ दिया गया। जी सतीश, जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क ने डीएम से भी इस चीज की शिकायत करी, साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत कहने की बात यहाँ पर सामने आई है, क्या माना जाए, क्या कुछ आश्वासन उनको दिया गया है? जी मैं बता दूं, चुनाव आयोग के बारे में भी बता दूं, जिस तरह से ये मनी मंसल से मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें क्रिमिनल पाया जाएगा, जो भी इसमें धंधाली करता है,
बीजेपी सही, जो सपा सही, जो बीएसपी सही, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव करना है। किसी के हर मतदाता से ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि जो किसी के दबाव में आकर ये वोटिंग ना करें, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए कि सपा वाले कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो लोगों को उठाया जा रहा है, और बात की जा रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई वीडियो वायरल हो रही है, उन पर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है सतीश, नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत से खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुख्यालय के देवलाहा ग्रांट और महरिया के सिवान का है, जहां 2 जेसीबी से तकरीबन 20 ट्रॉली लगाकर बड़े पैमाने पर लोलैंड में खनन किया जा रहा है। बता दें कि शासन आदेश अनुसार बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरीके से रोक है, बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। बता दें कि मामले की जिलाधिकारी की तरफ से जांच भी करवाई गई थी, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 जेसीबी मशीनों के द्वारा लो लैंड वाले इलाके में, जहां पर खनन करने पर प्रतिबंध है, वहां अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की मिली भगत से खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुख्यालय के देवालाहा ग्रांट और महरिया के सिवान का है, जहां 2 जेसीबी से तकरीबन 20 ट्रॉली लगाकर बड़े पैमाने पर लो लैंड में खनन किया जा रहा है। बता दें कि शासन के आदेश अनुसार बाढ़ग्रस्त निचले क्षेत्रों में खनन पर पूरी तरह से रोक है। राकेश यादव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिसमें अवैध खनन की बात सामने आ रही है, साथ ही प्रशासन के साथ मिली भगत का भी आरोप लग रहा है? जी, आपको बता दो कि ये मामला पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है। इससे प्रशासन संज्ञान भी लिया, जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच करने के लिए भी भेजा था, लेकिन खनन माफिया इतने सक्रिय थी, अभी भी वहां खनन बंद नहीं हुआ है। लो लैंड में इस तरह से खनन हो रहा है, जैसे कि वहां पे बाढ़ आती है तो पूरा गांव तबाह हो जाता है। तो इस तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जिस तरह से ये खनन हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिली भगत मानी जा रही है। तहसील प्रशासन जो है इसमें मिला हुआ है। अब जबकि जांच के बावजूद भी इस तरह से खनन हो रहा है लो लैंड पे, तो ये तो सोचने की बात है कि जिलाधिकारी के संज्ञान में लेने के बाद भी संज्ञान में लिया और अधिकारियों को जांच करने भेजा, फिर आखिर किसके सह पे इस तरह से खनन हो रहा है, इस तो सोचने की बात है। यानी कि प्रशासन की इसमें मिलीभगत बताई जा रही है। राकेश, जब ये पूरा मामला जो है जिलाधिकारी के संज्ञान में है, जांच के भी आदेश दिए, अधिकारियों को मौके पर भी भेजा, तो आखिर क्यों ये लापरवाह वाला रवैया, और आखिर क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या माना जाए? कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत मानी जाएगी प्रशासन की, जो है इसमें भी प्रशासन संलिप्त है, मोटी रकम लेता होगा। इस तरह से उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से वहां इस लो लैंड में खनन की जा रही है, बाढ़ क्षेत्र से वो ग्रस्त रहती है और हमेशा वहां बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ से तबाह हो जाते हैं लोग, घरों के घर डूब जाते हैं, लेकिन अब इस पे प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। वहां से खनन करके मिट्टी अवैध तरीके से निकाली जा रही है। 2-2 जेसीबी और 20 ट्रैक्टर लगा के इस तरह से अवैध खनन किए जा रहे हैं। राकेश, जिस तरह से प्रशासन की मिली भगत का यहाँ पर आरोप लग रहा है, तो फिर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।